नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि भारत की जो अलग-अलग जातियां हैं, उनका आगमन भारत में कब और कहां से हुआ। दोस्तों, जितने भी भारत की 140 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है, उनको हम 5 मेजर एंसेस्ट्रल ग्रुप में लिंक कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से लोग कौन सी एंसेस्ट्री के साथ बिलोंग करते हैं। तो ब्रॉडली जो भारत में 5 मुख्य मुख्य एंसेस्ट्री पाई जाती हैं, वो है अर्ली हंटर गैदर्स, वेस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंसेस्ट्री, स्टेप एंसेस्ट्री एंड साइनो तिब्बतियन एंसेस्ट्री। इन सभी एंसेस्ट्री को हम एक-एक करके आगे डिस्कस करेंगे। अगर बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो हम सभी जानते हैं कि जो मॉडर्न होमो सेपियंस थे, वो अफ्रीका में इवॉल्व हुए और फिर वहीं से पूरी दुनिया में फैले। अफ्रीका में जब इंसान इवॉल्व हुआ तो उसे अफ्रीका से बाहर निकलने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। अफ्रीका से बाहर कदम रखना बेहद मुश्किल काम था। हमारे कई सारे पूर्वजों ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण ये लोग ज़्यादा दिनों तक अफ्रीका के बाहर सर्वाइव नहीं कर सके। फिर अफ्रीका से बाहर निकलने के लिए ये जंग कई सालों तक यूं ही चलती रही। आज वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि लगभग 70 से 50 हज़ार साल पहले मुश्किल से कुछ 150 से या 1000 लोगों ने लाल सागर को पार करके अरेबियन पेनिनसुला में कदम रखा और आज पूरी दुनिया के गैर अफ्रीकी लोग इन्हीं 100 से 1000 लोगों के वंशज समझे जाते हैं। ऐसा हमें जेनेटिक स्टडी बताती हैं। जितने भी गैर अफ्रीकी लोग हैं, उन सब में एक कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है जिसका नाम है L3। इसी L3 डीएनए के बेसिस पे आज हम जानते हैं कि हम सभी गैर अफ्रीकी लोग, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो एशियन हो, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन हो, वो सभी एक ही माइग्रेशन से संबंध रखते हैं और उन सब के एंसेस्टर जो थे आज से 70 या 50 हज़ार साल पहले एक थे, क्योंकि उन सब के अंदर एक कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए L3 पाया जाता है। अगर बात करें एंसेस्ट्री की, तो हम अपनी एंसेस्ट्री जो है वो 2 तरीकों से जान सकते हैं, एक मदर साइड से और एक फादर साइड से। मदर साइड से हमें अपनी एंसेस्ट्री को जानने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम फादर साइड से अपनी एंसेस्ट्री को पता लगाना चाहते हैं, तो हमें वाई क्रोमोसोम की स्टडी करनी पड़ती है। तो जब वैज्ञानिकों ने इस माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की स्टडी की, तो उनके अंदर एक सभी जितने भी नॉन अफ्रीकी लोग हैं, उनके अंदर एक कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया गया जिसका नाम था L3। और इसी के बेसिस पे वैज्ञानिक आज हमें बताते हैं कि हम सभी लोग एक ही माइग्रेशन से संबंध रखते हैं। तो आप अभी ग्राफ में देख सकते हैं कि जो मॉडर्न होमो सेपियंस थे, वो लगभग यहीं जो ईस्ट अफ्रीका है, यहाँ पे इवोल्व हुए, फिर यहाँ से लाल सागर को पार करके अरेबियन पेनिनसुला में पहुँचे और फिर वहीं से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में ये डिवाइड होके अलग अलग दुनिया के कोनों में बसने लगे। जितनी भी भारत की जनसंख्या है, उसके अंदर एक कॉमन हैप्लोग्रुप पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप, जिसका नाम है M। इस M को, जो हमारा हैप्लोग्रुप L3 है, उसी का ही एक वंशज या माना जाता है। ये हैप्लोग्रुप L3 के अंदर ही म्यूटेशन के कारण हैप्लोग्रुप M बना था। तो आज जितनी भी भारत की जनसंख्या है, उसके अंदर ये हैप्लोग्रुप पाया जाता है। ये हैप्लोग्रुप भारत में इतना प्रचलित है कि अगर आप किसी ब्राह्मण फीमेल या किसी किसी ट्राइबल फीमेल के डीएनए की स्टडी करेंगे, तो उनका डीएनए एक ही मिलेगा। इससे ये भी बात साबित होती है कि भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, वो यहाँ की इंडिजीनियस हैं। हम जानते हैं कि भारत में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने माइग्रेट किया, भारत की लैंग्वेज बदली, कल्चर बदला, लेकिन जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, उन सब के अंदर एक कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए M, हैप्लोग्रुप M पाया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें अपनी फादर साइड लीनेज की, तो भारत में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैप्लोग्रुप पाए जाते हैं, जैसे हैप्लोग्रुप H, J2, इसी तरह हैप्लोग्रुप L और R1A, OM175। ये डिफरेंट डिफरेंट जो वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप हैं, अलग अलग समय में भारत में पहुंचे। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, एशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन।
तो जब इंसान अफ्रीका से निकल के अरेबियन पेनिनसुला पहुँचे, तो इन उनकी एक जो वेव माइग्रेशन थी वो बाहर से होते हुए आज का साउथ ईस्ट एशिया या ऑस्ट्रेलिया तक पहुँची। तो ऐसा माना जाता है कि जो अर्ली हंटर गैदर लोग थे, जो भारत में लगभग 40 से 50 हज़ार साल पहले आए, ये उसी आउट ऑफ अफ्रीकन माइग्रेशन के पार्ट थे। और ये लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने भारत जो इंडियन सब कंटिनेंट है वहाँ पे कदम रखा था। आज हम इन लोगों को अर्ली हंटर गैदर या एशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन के नाम से भी जानते हैं। आज इनके वंशज जो प्राइमरली हमें साउथ इंडियन ट्राइब में देखे जाते हैं। और ये लोग जो भारत में पहुंचे थे, ये लगभग आज से 40 या 50 हज़ार साल पहले इनका आगमन भारत में हुआ था। अगर आप किसी ट्राइब या किसी जाति को भारत का मूल निवासी बोलना चाहें तो शायद यही वो लोग हैं जो भारत के एक्चुअल मूल निवासी हैं। ये लोग कम से कम भारत में 40 से 50 हज़ार साल पहले यहाँ पे पहुँचे थे। फिर लगभग आज से 10 हज़ार साल पहले भारत में एक और एंसेस्ट्री एंटर हुई जो भारत का वेस्टर्न एरिया है। इन लोगों को हमने आज वेस्टर्न यूरेशियन एंसेस्ट्री का नाम भी दिया है। ये लोग आज से लगभग 10 हज़ार साल पहले बोलन पास है पाकिस्तान में, उसको क्रॉस करके हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उस समय का नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो कि आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे सेटल हुए। ये लोग आज का जो ईरान का एरिया है वहाँ से निकल के भारत में पहुँचे थे। जब ये लोग भारत पहुँचे तो इनका सामना यहाँ पे बस रहे अर्ली हंटर गैदर लोगों से हुआ। और इन दो ग्रुप्स के बीच में कुछ शादियाँ हुई और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये वेस्टर्न यूरेशियन जो फार्मर थे या ईरानियन नियोलिथिकल फार्मर थे, इन्हीं लोगों ने जो हमारे अर्ली हंटर गैदर लोग थे उनके साथ मिलकर भारत में खेती की नींव रखी। राखी गढ़ी के डीएनए की स्टडी से पहले ऐसा माना जाता था कि भारत में जो खेती है उसकी शुरुआत ईरान के इन्फ्लुएंस से आकर हुई है। और ये जो ईरानी फार्मर थे, इन्होंने ईरान में खेती सीखी और उसी खेती को हमारे भारत में इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जब राखी गढ़ी का डीएनए की स्टडी हुई, तो उससे ये बात प्रूफ हुई कि जब ये ईरानी फार्मर ईरान से निकल के भारत पहुँचे थे, तब ईरान में भी खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। तो इससे ये बात साबित होने लगी कि जो खेती है साउथ एशिया में वो इंडिजिनसली इवॉल्व हुई है या डेवलप होना शुरू हुई थी। आज साउथ एशिया की जो सबसे प्राचीन एग्रीकल्चर साइट है वो है मेहरगढ़। और जो मेहरगढ़ साइट्स है हमारी, उसमें इन्हीं जो हमारे न्यूलिथिकल फार्मर और अर्ली हंटर गैदर लोग थे, इन्हीं लोगों के हमें ट्रेसिस देखने को मिलते हैं। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये है हमारा एक मेन एंसेस्ट्रल ट्री। ये एंसेस्ट्रल ट्री को आप जब इंसान अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे वहाँ से जोड़ के देख सकते हैं। जब ये अफ्रीका से बाहर निकले और अरेबियन पेंसुला में पहुँचे तो इनके अलग अलग ब्रांचेस बनने लगी। एक ब्रांच टूट के ईस्ट एशिया की तरफ गई और एक ब्रांच जो हमारा आज का साउथ एशिया है वहाँ की तरफ को आई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे अंडोमानी पीपल हैं वो भी हमारे अर्ली हंटर गैदर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह जो हमारे न्यूलिथिकल फार्मर हैं वो ईरानी हंटर गैदर लोगों से भी यहाँ से अलग हुए थे, आज से लगभग 10 हज़ार साल पहले। और ये वो समय था जब ईरान में एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं हुई थी। जब इन लोगों ने भारत में एग्रीकल्चर की शुरुआत की तो धीरे धीरे करके एक इंडिजिनियस कल्चर इवोल्व होने लगा, पोइट्री इंट्रोड्यूस हुई, आर्ट एंड कल्चर भारत में इवोल्व होने लगा। इन्हीं लोगों ने आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की नींव रखी। तो दोस्तों, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इवोल्व हो रही थी तो उस वक्त भारत में सिर्फ दो तरीके की एंसेस्ट्री थी, एक अर्ली हंटर गैदर्स एंड सेकंड जो थी वो थी ईरानियन न्यूलिथिकल फार्मर। फिर लगभग आज से लगभग 5 हज़ार साल पहले या 3,500 साल पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कोलैप्स होने शुरू हुई। कुछ प्राकृतिक कारणों के कारण ये जो सिविलाइजेशन थी इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। जब इसका डिक्लाइन हुआ तो इसके जो लोग थे वो साउथ की तरफ मूव होने लगे और कुछ लोग वेस्ट की तरफ को मूव होने लगे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो रहा था, लगभग उसी समय भारत में जो तीसरी एंसेस्ट्री है वो एंटर होती है, जिसको आज हम ऑस्ट्रो एशियाटिक एंसेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये लोग आज का जो हमारा चाइना है या वियतनाम का एरिया है वहाँ से माइग्रेट होके भारत के ईस्टर्न बॉर्डर से भारत में एंटर हुए और धीरे धीरे करके पूरे सब कंटिनेंट में स्प्रेड हो गए। ऑस्ट्रोएशियाटिक लोगों को आज हम कुलेरियन पीपल या मुंडा पीपल के नाम से भी जानते हैं।
अब यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आज जनरली ऐसा माना जाता है कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। लेकिन अगर आप जेनेटिक स्टडी को देखें तो इससे साफ दिखता है कि कुछ ट्राइबल लोग जो अपने आप को मूल निवासी समझते हैं, उनका आगमन भी भारत में काफ़ी रिसेंट है। जैसे खासकर ये मुंडा ट्राइब, जिनको आज हम ऑस्ट्रो एशियाटिक पीपल के नाम से भी जानते हैं। जो फोर्थ एंसेस्ट्री थी जो भारत में एंटर हुई, वो थी स्टेप एंसेस्ट्री। अगर आज जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं या हिस्टोरियन हैं, प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, उनकी माने तो ये एंसेस्ट्री जो थी ये भारत में लगभग 3,500 से लेकर 4,000 साल के आसपास एंटर हुई। और जो इस एंसेस्ट्री का बर्थ प्लेस था वो था आज का सेंट्रल एशिया या रशिया या यूक्रेन के आसपास का एरिए को इस एंसेस्ट्री का बर्थ प्लेस माना जाता है। ये लोग भारत के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से भारत में एंटर हुए। इस एंसेस्ट्री का आगमन भी लगभग उसी समय हुआ जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो चुका था। ये लोग अपने साथ संस्कृत को लेके आए, अपने साथ वैदिक रिलीजन को लेके आए, और इन्होंने धीरे धीरे करके जितना भी नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे जो आज इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं उनको प्रचलित किया या उसका विस्तार किया। जो हमारी नेक्स्ट एंसेस्ट्री है वो है साइनो तिब्बतीन एंसेस्ट्री। जो साइनो तिब्बतीन एंसेस्ट्री है इसका आगमन भी लगभग उसी समय हुआ जब स्टेप एंसेस्ट्री और ऑस्ट्रो एशियाटिक एंसेस्ट्री भारत में एंटर हुई थी। ये एंसेस्ट्री भी चाइना से ही भारत में एंटर हुई। और आज इस एंसेस्ट्री के जो लोग हैं, हमें जो हमारा हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपको इस एंसेस्ट्री के लोग देखने को मिलेंगे। तो मेजोर हमने देखा कि भारत में जो है 5 प्रमुख एंसेस्ट्री पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों ने इन 5 एंसेस्ट्री को फर्दर 2 एंसेस्ट्री में ग्रुप किया है। जो फर्स्ट एंसेस्ट्री है वो है एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन एंड एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। तो इसको आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोलैप्स हुआ तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो साउथ की तरफ मूव हुए। जब वो साउथ की तरफ मूव हुए तो उनका फिर से मुकाबला जो अर्ली हंटर गैदर लोग थे, जो आज से 50 या 60 हज़ार साल पहले भारत पहुंचे थे, फिर से इनका सामना उनके साथ हुआ। और इन्होंने फिर से उनके साथ शादियां की और भारत की एक एंसेस्ट्री को जन्म दिया, जिसे आज हम एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन के नाम से भी जानते हैं। एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन एंसेस्ट्री जो है ये भारत की सबसे प्राचीन एंसेस्ट्री है। और इसमें मुख्यतः 2 जो हमारे एशियंट एंसेस्ट्रल ग्रुप हैं वो इंक्लूड होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है अर्ली हंटर गैदर, और जो सेकंड था वो था न्यूलिथिकल फार्मर। और आज हम इस एंसेस्ट्री को द्रविडियन लोगों के साथ जोड़ के भी देखते हैं। इसी तरह जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग साउथ की तरफ मूव हुए, तब जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था यहाँ का सिनेरियो काफ़ी अलग था। यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। हमने देखा है अपनी हिस्ट्री में कि शकों के हमले हुए, कुषाणों के हमले हुए, ग्रीक्स ने भी हमारे भारत पे हमले किए। तो जितने भी ये जो विदेशी इन्वेडर थे ये अपने साथ स्टेप एंसेस्ट्री को लेके आए। तो ये जो स्टेप एंसेस्ट्री थी ये मिक्स हुई जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो कि जो हमारा उत्तर भारत था वहीं पे ही रह गए थे। तो जो स्टेप एंसेस्ट्री प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग प्लस जो हमारे ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग हैं प्लस साइनो तिब्बतीन लोग, इन 4 लोगों से मिलके हमारी जो नॉर्दर्न इंडिया है उसकी एंसेस्ट्री इवॉल्व होती है या डेवलप होती है। तो ये जो है हमारी 2 मेजर एंसेस्ट्रल एंसेस्ट्री हैं हमारी। अगर बात करें हम वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप की, तो इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैप्लोग्रुप है वो है हैप्लोग्रुप एच। जो हैप्लोग्रुप एच है ये ऐसा माना जाता है कि इस हैप्लोग्रुप का जो इवोल्यूशन था आज से लगभग 30 या 40 हज़ार साल पहले हमारे भारत में ही हुआ। और आज हम इस हैप्लोग्रुप को जो हमारे अर्ली हंटर गैदर्स लोग हैं उनके साथ जोड़ के देख सकते हैं। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप है वो है J2। इसका इवोल्यूशन जो था वो ईरान में हुआ था। और ये जो लोग थे ये आज से 9,500 साल पहले भारत में एंटर हुए थे। इसी तरह जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी जो हैप्लोग्रुप है वो है हैप्लोग्रुप L। इसका इवोल्यूशन भी आज के तजाकिस्तान में हुआ था।
तो जो हमारा J2 और हैप्लोग्रुप L है, इनको हम न्यूलिथिकल जो इरानियन न्यूलिथिकल फार्मा थे, इनके साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग के 3 हैप्लोग्रुप हैं, हैप्लोग्रुप H, J2 और L, इन्हीं 3 लोगों ने भारत में खेती को इंट्रोड्यूस किया था और भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की नींव रखी थी। और आज भी हमारी पॉपुलेशन का जो मेजर चंक है इन्हीं हैप्लोग्रुप से बिलोंग करता है। अगर बात करें हैप्लोग्रुप एच की, तो अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो जो हमारी बेम्बो कम्युनिटी है, जो जिनको हम डोम कम्युनिटी भी कहते हैं, या यूरोप में जिस कम्युनिटी को हम रोम कम्युनिटी भी के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर ये हैप्लोग्रुप एच काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसी तरह हैप्लोग्रुप J2 और हैप्लोग्रुप L जो आज की हमारी एग्रीकल्चरल कास्ट्स हैं, जैसे जाट या यादव या इसी तरह की जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट जातियाँ हैं जो एग्रीकल्चर का काम करती हैं, उनमें ये हैप्लोग्रुप J2 और हैप्लोग्रुप L काफ़ी प्रोमिनेंट है। और बात करें हैप्लोग्रुप R1A की, तो ये हैप्लोग्रुप मेजर तौर पे जो हमारा ब्राह्मण, राजपूत या जो वैश्य लोग हैं, उनमें ये हैप्लोग्रुप पाया जाता है, हैप्लोग्रुप R1A। इसी तरह जो हैप्लोग्रुप OM175 है, ये हमें जो हमारे देश के ट्राइबल लोग हैं उस उनके अंदर, वो जो हमारी देश की शिल्पकार जातियां हैं, उनके अंदर ये हैप्लोग्रुप काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप इन हैप्लोग्रुप को किसी स्पेसिफिक जाति के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। आप स्पेसिफिकली ये नहीं बता सकते कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके अंदर R1A ही मिलेगा, और जाट में हमेशा आपको हैप्लोग्रुप J2 या हैप्लोग्रुप L ही मिलेगा। ये इसमें काफ़ी ओवरलैप है। अगर आप डीएनए स्टडी के डाटा को देखें, तो कुछ हमारी ट्राइबल्स जो जातियां हैं, उनके अंदर भी आपको R1A देखने को मिलेगा। क्योंकि हैप्लोग्रुप का इवॉल्व होना और माइग्रेट होना अलग चीज़ है, और किसी कल्चर का या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का भारत में आना, वो एक अलग चीज़ है। अब हम देखेंगे कि ये जो हैप्लोग्रुप हैं, ये कितने इनका स्प्रेड कितना है। तो फर्स्ट मैप में आप देख सकते हैं कि जो हैप्लोग्रुप H है, ये भारत से लेके जो हमारा सेंट्रल एशिया है या वेस्ट एशिया है, ये वहाँ पे भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ऐसा माना जाता है कि इस हैप्लोग्रुप को जो हमारा आज का यूरोप है, वहाँ पे पहुँचाने वाले लोग थे, जिनको आज हम रोमानी पीपल के नाम से भी जानते हैं। जब ये लोग बाहर से माइग्रेट करके आज का जो वेस्ट एशिया या यूरोप है, वहाँ पे माइग्रेट हुए, तो ये अपने साथ इस हैप्लोग्रुप H को लेके गए। इसी तरह जो हमारा हैप्लोग्रुप J है, ये ईरान में इवॉल्व हुआ था, और इसका स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा है। हैप्लोग्रुप L काफ़ी लिमिटेड हैप्लोग्रुप है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हैप्लोग्रुप को आप खेती के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। इसके कुछ हमारे काफ़ी मेजर क्लस्टर हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे पंजाब, वहाँ पे आपको ये जाटों में काफ़ी देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर बात करें हिमाचल का जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, वहाँ पे एक चौधरी कम्युनिटी है, उसके अंदर इस हैप्लोग्रुप की काफ़ी हाई परसेंटेज देखने को मिलती है। इसी तरह हमें J&K में जो ब्रूशो पीपल हैं या कुछ अदर ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे भी इस हैप्लोग्रुप के लोगों को इस हैप्लोग्रुप को आप लोकेट कर सकते हैं। अगर बात करें R1A1 की, तो ये दुनिया का सबसे वाइडेस्ट स्प्रेड हैप्लोग्रुप है। इसकी काफ़ी हाई परसेंटेज आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी, और आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगी। और इस हैप्लोग्रुप को आज आप आर्यन लोगों के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। इसी तरह जो हैप्लोग्रुप O है, ये हमारा आज का जो चाइना, साउथ चाइना है, वहाँ पे इवॉल्व हुआ था, और वहाँ से धीरे धीरे करके पूरे भारत में स्प्रेड हुआ। तो यही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।